हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नविका एकेडमी में। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस का। और ये टॉपिक जो है ये आपके एग्जाम में कवर होगा वनपाल की भर्ती के लिए। वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि भाई एक बार साइंस करवा दीजिए। आपके टॉपिक दिया हुआ है दैनिक विज्ञान, एक सब्जेक्ट है। और दैनिक विज्ञान आपके आ गया 20 अंक का। ठीक है, 20 अंक का एवरीडे साइंस आपके सिलेबस में है। वनपाल वालों के लिए क्लास है। हालांकि आपके अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होता है और आगे अपन बाकी जो एग्जाम्स लगने वाले हैं उनके लिए भी साइंस पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो दैनिक विज्ञान है वनपाल भर्ती 2026 के लिए। इसमें अपने आज पहली क्लास है। लगभग 3 या 4 क्लासेज में अपन अपने साइंस दैनिक जीवन में विज्ञान या फिर एवरीडे साइंस है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 20 अंक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी को कवर किया गया है, कुछ और ऑफिशियल सोर्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कंटेंट है आपके लिए परीक्षा में जरूर हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पहली क्लास है आपके। पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब इसका 2-3 तरह से प्रश्न आता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का। एक प्रश्न आता है कौन से एग्जाम्पल है जो भौतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, कौन से एग्जाम्पल है जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। दोनों के एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसमें कुछ अन्य जैसे आपके इन दोनों में अंतर पूछ लिया, इनके गुण, पदार्थ के भौतिक गुण। ठीक है, उस तरह से भी आपके यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया है पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में या पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पहली बात तो बात करें पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुणों से क्या मतलब है? पदार्थ के भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, माप सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें भौतिक गुण कहते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक गुण वे गुण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अपन देख सकते हैं ये पेन, ये भौतिक गुण है। ठीक है, ये याद रखना है। महसूस कर सकते हैं, माप सकते हैं, ये आपके भौतिक गुण होते हैं। और आगे बात करें पदार्थ की, जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण में पदार्थ की आकृति आती है, पदार्थ का आकार आता है, अवस्था आती है, जैसे वो ठोस है, द्रव है या गैस है, इसमें पदार्थ की अवस्था भी आती है, याद रखना है। पदार्थ का रंग, जैसे ये पेन जो है ब्लैक कलर का है, तो ये जो कलर है आपके ये भौतिक गुणों के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अन्य फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसमें। तापमान आप इसमें ले सकते हो, तापमान है, घनत्व है, कठोरता है, ये सारे गुण आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में मापते हैं। ठीक है, रंग की बात करें तो पदार्थ की बाहरी रंगत या दृश्य रूप, जैसे सोने का पीला रंग या कॉपर का लाल भूरा रंग, जब हम कलर के हिसाब से वस्तुओं की पहचान करते हैं, इसका मतलब आप भौतिक विशेषताओं के आधार पर चीजों की पहचान करते हैं, ये इसका आपके कहने का मतलब होता है। तो याद रखना, यदि बात करें अपन पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जो हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि इसमें आकार होता है, आकृति होती है, अवस्था इसमें शामिल होती है, तापमान, घनत्व, कठोरता और रंग इन सब में शामिल किया जाता है। आगे आइए एक बार, अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि प्रश्न यही आना है कौन कौन से जो आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आपको सीधे 4 एग्जाम्पल दे देगा या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। इस तरह का बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा आपके। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? परिभाषा की बात करें, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, जैसे अब मैंने बताया कौन कौन से भौतिक गुण है, आकार है, माप है, रंग है, अवस्था है। जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे पेन है, इसको बीच में से मैं तोड़ दूंगा तो पेन के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो ये इसका भौतिक गुण है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें विशेषताएं क्या क्या है, भौतिक गुण कैसे होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है। याद रखना, कोई नया पदार्थ नहीं है। जैसे पेन है, आप इसको 2 टुकड़ों में तोड़ते हो तो कोई नया पदार्थ नहीं बना, पेन के ही वो 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में अपन चीजें अलग रूप से देखते हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में जब इसी पेन को अपन जलाते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है, गैसेज बाहर निकलती है और पदार्थ का रूप बदल जाता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता,
ठीक है। उसके बाद में है उत्क्रमणीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उत्क्रमणीय याद रखना, यह परिवर्तन सामान्यतः अस्थायी होता है और इसे वापस पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। अब इस पेन को अपन तोड़ दे, ऐसा तो नहीं है कि इस पेन को वापस जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते हैं, तो ये भौतिक गुण है। ठीक है, लकड़ी के दो हिस्से करना, ठीक है, पेन को दो भागों में तोड़ना, कागज को फाड़ना, ये सारे भौतिक गुण होते हैं, याद रखना है। ठीक है, अस्थायी बदलाव इसमें होता है, मूल पदार्थ की रासायनिक संरचना बिल्कुल समान रहती है, रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, सिर्फ भौतिक प्रॉपर्टीज, आकार, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, ये बातें याद रखनी है। आगे बात करते हैं उदाहरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। कौन कौन से उदाहरण हैं जो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं? बर्फ का पिघलकर जल बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, जल का वाष्प बनना, ये एग्जाम्पल सीधे सीधे रटने हैं आपको। ठीक है, बर्फ का पिघलकर जल बनना, जल का वाष्प बनना, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, केवल आकार बदला है। यदि अपन कागज के टुकड़े करते हैं तो आकार बदलता है, और कागज को जलाएंगे तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चाक के टुकड़े को पीसकर पाउडर बनाना, आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, पहले चलती थी चाक, तो उससे पाउडर बनाना। मोम का पिघलना, ध्यान दे, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना कौन सा है, याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर मत बोलना पढ़ाया नहीं है। मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, समझ रहे हो, मोम पिघली है, भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यदि मोम जल रही है वो रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब ये मोम की जो अवस्था होती है उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जब मोम है आप उसमें आग लगाते हो तो वो पिघलकर छोटी हो जाती है, आकार बदल जाता है, लेकिन जब आप उसे वापस से मोम बना देते हो, ठीक है, तो वो मोम का भौतिक पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, याद रखना। पानी में चीनी या नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है, पानी में चीनी या नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है। ये 5-6 एग्जाम्पल याद रखने हैं भैया ना। बर्फ का पिघलकर जल बनना, जल का वाष्प बनना, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, चाक के टुकड़ों को पीसकर पाउडर बनाना, मोम का पिघलना, पानी में चीनी या नमक का घुलना, ये सारी बातें याद रखनी है। आगे आइए, रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जैसे नए पदार्थ कैसे बनेंगे भाई? आपने यदि कागज को जलाया तो राख बन गई, कागज तो नहीं रहा ना भाई, तो अवस्था बदल गई। तो अवस्था ही बदल जाए तो क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन है। रूप ही बदल जाए, रंग रूप बदल जाए तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कागज को जलाया तो उससे गैस निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, या फिर कचरे को जलाते हो आप, ठीक है, तो इस तरह यदि गैसेज निकले या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ निकले, वही आपके रासायनिक परिवर्तन होता है। याद रखना भाई, है ना। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा चीजों के रूप में, रंग में, सब चीजों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य विशेषताओं की। क्या विशेषता है जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है? पहली बात तो ये नए पदार्थों का निर्माण। भौतिक परिवर्तन में क्या देखा था अपन ने? भौतिक परिवर्तन में देखा था कि नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, भौतिक अवस्था में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, लेकिन रासायनिक अवस्था में, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस बात को याद रखना, इससे आपके सारे एग्जाम्पल ठीक हो जाएंगे। यदि आप विशेषताओं को ढंग से समझोगे तो आपके एग्जाम्पल समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, पूर्णतः नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थों का जन्म होता है, सीधी सी बात है। अनुत्क्रमणीय है, ध्यान रखना, जब अपन ने भौतिक परिवर्तन देखा था तो देखा था ये अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन नहीं है, अस्थायी परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, इस बात को याद रखना। और उत्क्रमणीय है, इस बात को भी याद रखना। आजकल अधीनस्थ बोर्ड आपसे स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल ही आपसे पूछे, स्टेटमेंट में भी आपसे मुख्य विशेषताएं पूछी जा सकती है, याद रखना है। ठीक है, यह अनुत्क्रमणीय है, इसका मतलब यह स्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है, इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, रट लेना इस बात को। सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा इसे वापस उलट नहीं सकते। जैसे पेन को तोड़ दिया वापस जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जला दिया तो वापस से पेन नहीं बनाएंगे, यही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ऊर्जा का आदान प्रदान, इसमें भारी मात्रा में उष्मा या प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। कब? जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दैनिक जीवन में उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, रट लेना इनको। दूध से दही का जमना, हर बार परीक्षा में आता है। दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे की कील, भाई ऐसा तो नहीं है कि आप दूध से दही बना दिया, आप में से कोई चमत्कारी व्यक्तित्व ऐसा हो जो दही से वापस दूध बना दे, संभव नहीं है ना, वो याद रखना है। लोहे की कील या तवे पर जंग लगना, और लोहे की कील पर जंग लग जाती है, ठीक है, तवे पर जंग लगती है, तो याद रखना है आपको, जंग लगना
जंग लगना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, इसमें याद रखना है रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना आएगा परीक्षा में, ठीक है। भोजन का पचना, फलों का पकना, भोजन का पकना, सॉरी भोजन का पचना और फलों का पकना, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फलों का पकना, परीक्षा में आ चुका है पूर्व में, ठीक है। लकड़ी, कोयले या सूखे पत्तों का जलना, पटाखों का फूटना या विस्फोट होना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये सारी बातें याद रखनी है। दूध से दही का जमना, लोहे की कील में या तवे में जंग लगना, भोजन का पचना, फलों का पकना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, सूखे पत्तों का जलना, पटाखों का फूटना, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे आइए, रासायनिक परिवर्तन के दौरान अन्य कुछ घटनाएं भी होती है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो देखी जाती है। देखते हैं क्या क्या है। उष्मा, प्रकाश या ध्वनि का उत्पन्न होना। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो ये चीजें उत्पन्न होती है, उष्मा, प्रकाश या ध्वनि। जैसे यदि अपन ने मोम जलाई, मोमबत्ती को जलाएंगे तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो इन चीजों में ये बातें याद रखनी है। अभिक्रिया, यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में मिश्रण गर्म होता है, उष्मा निकलती है, ठंडा हो सकता है, पटाखों के छूटने पर अत्यधिक ध्वनि या प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये सारी विशेषताएं रासायनिक विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें गैस का निकलना, गैस निकलती है। जब आपने कागज को जलाया, कचरे को जलाया तो गैस निकलती है, पेन को जलाया तो गैस निकलती है। कोई रासायनिक क्रिया में गैस के बुलबुले निकलते हैं, जैसे खाने के सोडे पर नींबू का रस डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना, ठीक है। उसके बाद में है रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, कलर बदल जाता है। क्रिया करने के बाद विलयन या वस्तु का रंग बदल जाता है, जैसे कटे हुए सेब को हवा में छोड़ने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। अब ये आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, ये प्रश्न आएगा स्टेटमेंट में कि कटे हुए सेब को हवा में खुला छोड़ने पर उसका रंग का बदलना भौतिक परिवर्तन है। आप लोग सोचोगे यार सेब को काटा है तो भौतिक परिवर्तन हो सकता है, नहीं। जब उसको हवा में रखा तो रासायनिक परिवर्तन हुआ और रासायनिक बदलाव के कारण उसका रंग भूरा हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। समझ गए? अब ऐसा मत सोचना वहां मैंने 5 एग्जाम्पल समझाए तो आप सोचोगे यार 5 ही पढ़ाए, भाई ये भी तो आपके रासायनिक परिवर्तन है। सेब को हवा में खुला छोड़ दिया, उसका रंग भूरा हो गया, तो भी तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, ये याद रखना है, ठीक है। यदि आप नींबू का रस डालते हैं किस पर? सोडे पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये कौन सा परिवर्तन है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है, समझना है इस बात को, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं गंध में परिवर्तन, चेंज इन स्मेल, स्मेल का बदलना। जैसे भोजन का बासी होने या सड़ने पर उसमें अत्यधिक दुर्गंध आने लगती है, ये भी तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, याद रखना है। गंध में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन है, उष्मा, प्रकाश या ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। गंध में परिवर्तन, भोजन का बासी होना या सड़ने पर उसमें से दुर्गंध आना रासायनिक परिवर्तन है। ये सारी बातें याद रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं मैग्नीशियम का दहन, ये एग्जाम्पल याद रखना है। अब ये इसलिए दिया है आपके क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया गया। दहन की प्रक्रिया, जब मैग्नीशियम के पतले फीते या रिबन को मोमबत्ती की लौ के पास लाया जाता है तो एक चमकदार सफेद प्रकाश के साथ जलने लगता है। जलने के बाद यह पूरी तरह बिखर कर एक सफेद रंग की भस्म में बदल जाता है, जिसको राख बोलते हैं। यह राख मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो क्या निकलता है? आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलती है। मैग्नीशियम का यदि आप दहन करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगी, और यह कौन सी प्रक्रिया है? यह है आपके रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ये याद रखना है। रासायनिक परिवर्तन में आपको अभिक्रियाएं देखने को मिलती है, और जब अभिक्रियाएं होगी तो गैसों का उत्सर्जन होगा, ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। तो मैग्नीशियम का दहन रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है Mg, अब इसको जलाया आपने तो जलाएंगे कब? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति। ध्यान रखना, किसी भी ऐसा स्थान पर जहां पर आपके वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आग नहीं लगती, तो O2 आवश्यक है आग लगने के लिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन जाता है। क्या बनता है? MgO। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। राख का परीक्षण या क्षारीय प्रकृति, इस भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनता है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब मैग्नीशियम बनाया, मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो राख बनी है उसको जल में घोलेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यह जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिससे प्रमाणित होता है कि यह क्षारीय है। हालांकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि मैग्नीशियम का दहन रासायनिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके बाद में है कॉपर सल्फेट एवं लोहा, इनके बारे में क्या बातें हैं? कॉपर सल्फेट और लोहा,
कांच के एक बीकर में, अब वैसे तो इतना कोई मुझे लगता नहीं कि यहाँ से आपका प्रश्न आएगा, थोड़ा सा ज्यादा डीप में है ये, बाकी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आप वो सारी चीजें पढ़ लीजिए, है ना। हालांकि एक बार एग्जाम से पहले थोड़ा सा देख के चले जाना, ऐसा इसमें कोई खास समझने वाला है नहीं, ठीक है। रंग बदलना, इसमें भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये याद रखना है। लोहे पर परत, लोहे की कील पर एक भूरे रंग का निक्षेप या परत जमती है जो पृथक हुआ कॉपर या तांबा कहलाता है। ये सारे इसके में जो आपका कॉपर सल्फेट और लोहा है उसमें जो रंग बदलने की प्रक्रिया है, जैसे विलयन का रंग नीले रंग से बदलकर हरा हो जाता है, ये आयरन सल्फेट बनने के कारण होता है। तो ये मुझे लगता नहीं कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, बनपाल के लेवल पर ये नहीं पूछा जाएगा, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, हालांकि परीक्षा से पहले देख के चले जाना, ठीक है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, मैं बता चुका हूं आपको, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है, हालांकि एलडीसी के सिलेबस में दिया हुआ है परिवर्तन या फिर अभिक्रिया है, ठीक है, अपने अभिक्रिया नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है एवरीडे साइंस में, ठीक है। तो ये याद रखना है भैया ना। लोहा पे जो जंग लगता है वो ढांचे, जहाज, पुल, गाड़ियों को धीरे धीरे नष्ट करता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है एक अत्यंत हानिकारक होता है जो कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है ना। तो याद रखना रासायनिक परिवर्तन है। अब जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, पहली बात तो ये मैंने अभी बताया था आपको कि ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए। यदि आपने लोहे को किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहां ऑक्सीजन नहीं है, वायु नहीं है, तो वहां आपके जो है आप उसमें जंग नहीं लगेगा। तो पहली बात तो ये, यदि जंग लगने की आवश्यक शर्तें हैं तो पहला आएगा कि वहां वायु प्रचुर मात्रा में होगी, नमी या जलवाष्प, यदि हवा में आर्द्रता अधिक है तो जंग लगने में तेजी हो जाती है। जैसे समुद्र के आसपास का क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों में जंग ज्यादा जल्दी लगता है, कारण वहां पर जो जलवायु है वो नम है या जलवाष्प युक्त जलवायु है, वहां जल्दी से जंग लगता है लोहे की चीजों में। तो जंग लगने की आवश्यक शर्तें क्या है, पहली बात तो O2 होनी चाहिए या वायु होनी चाहिए, दूसरी बात वहां पे नमी या जलवाष्प होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बातें समझना, नमी होनी चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए, वहां आपके जंग लगने की ज्यादा प्रायिकता होती है, याद रखना। ये आपके रासायनिक अभिक्रिया है जंग लगने की, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सारी बातें याद रखना, ठीक है। जंग कब लगेगा, जब आपके पास में रासायनिक परिवर्तन होता है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, और ये कब होगा, जब आपके पास में हवा होगी और आपके पास में आर्द्रता होगी या जलवाष्प होगा, ठीक है। बस इतनी दोनों बातें याद रखनी है स्लाइड में। आगे आइए, जंग से बचाव के उपाय आ जाता है परीक्षा में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ये भी शामिल होता है, याद रखना। लोहे पर जंग लगने के बचाने के लिए क्या क्या उपाय होता है, पहली बात तो ये मैंने बोला कि ऑक्सीजन होगी तो जंग लगेगा, और यदि किसी जगह पर ऑक्सीजन की कमी है वहां जंग नहीं लगता, कम लगता है। और नमी से सीधा संपर्क ना होना, नमी से दूर ऐसी जगह पर जहां आर्द्रता बहुत कम है, जलवाष्प बहुत कम है और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, वायु की बहुत ज्यादा कमी है, तो आप उस वस्तु को जंग से बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेंट या ग्रेस करना, जैसे लोहे के गेट होते हैं, आपके घरों में गेट देखे होंगे, औजारों पर ग्रिल जिस तरह की मशीनें होती है, पेंट या ग्रीस करते हैं, उस पर तेल की परत चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, वायुमंडल के संपर्क में सीधा नहीं आता। जैसे ये पेन है, ये लोहे का है, अब सीधा वायुमंडल के संपर्क में होगा, इस पर जंग लगने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यदि इस पर मैंने कलर कर दिया तो सीधी सी बात है, ऊपर एक परत आ गई। अब परत आ गई तो ये लोहा जो है सीधा वायुमंडल के प्रभाव में नहीं है, क्योंकि उससे पहले परत आ चुकी है कलर की, ठीक है। तो ये याद रखना। यसद लेपन मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में पूछ लिया अधीनस्थ बोर्ड ने। यसद लेपन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भैया, ये याद रखना। लोहे पर क्रोमियम अथवा जस्ते जैसी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। यदि लोहे पर क्रोमियम या जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो वह प्रक्रिया यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, याद रखना। हमारे घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग में आने वाले लोहे के पाइप जो होते हैं उन पर यसद लेपन होता है, और यही कारण है कि उन पर जंग नहीं लगता, याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं मिश्र धातु, ठीक है। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। कौन सा स्टील, स्टेनलेस स्टील। अब क्या क्या आवश्यक है भाई, यदि लोहे में कार्बन होगा, क्रोमियम होगा, निकेल होगा, मैग्नीज होगा, तब जाके स्टेनलेस स्टील बनेगा। तो याद रखना, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता। क्या क्या बातें थी, जंग नहीं लगेगा ऐसी जगह जहां वायु की कमी होगी, जहां जलवाष्प ना हो, ऑक्सीजन की कमी हो। दूसरी बात क्या, यदि आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप उस पर क्या करोगे, कलर कर दोगे, ग्रीस कर दोगे, तो भी जंग नहीं लगेगा। उसके बाद में यसद लेपन, यसद लेपन क्या है, लोहे पर क्रोमियम या जस्ते की परत चढ़ा देना ताकि सीधा वायुमंडल के संपर्क में ना आए, यसद लेपन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में मिश्र धातु, जैसे लोहे में कार्बन मिला दो, क्रोमियम मिला दो, निकेल मिला दो, मैग्नीज मिला दो, तो बन जाएगा स्टेनलेस स्टील, और तब भी उसमें जंग नहीं लगेगा।
और वह चमकदार बना रहेगा। ये तीनों बातें याद रखना, पेंट या ग्रीस करना, यसद लेपन करना और मिश्र धातु का रूप देना, तब जाके आप जंग से बच सकते हो, लोहे को जंग से बचा सकते हो। आगे आ जाइए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? क्या अंतर है आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में? पहली बात तो देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ की बात करें, मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, सेम रहता है। पेन के दो टुकड़े हो गए, नया पदार्थ नहीं बनना, पेन के दो हिस्से है बस, ठीक है। जैसे रासायनिक परिवर्तन था, मैंने बोला कि अवस्था ही चेंज हो गई, रूप ही बदल गया, ठीक है, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अनिवार्य रूप से नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अब बात करते हैं उत्क्रमणीयता की। तो जो भौतिक परिवर्तन है वो सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, मतलब आप पेन के दो हिस्सों में तोड़ दिया, उसको वापस से जोड़ सकते हैं, ठीक है, याद रखना। भौतिक परिवर्तन प्रकृति में अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। ऊर्जा परिवर्तन बहुत कम, भौतिक परिवर्तन में बहुत कम ऊर्जा का परिवर्तन होता है और न के बराबर उष्मा या प्रकाश अवशोषित या उत्सर्जित होता है। ये सारी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है, आपको याद रखना है। आगे आते हैं रासायनिक परिवर्तन की ओर। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय याद रखना, ठीक है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय यदि विशेषताओं में पूछा जाए, स्टेटमेंट में पूछा जाए तो आ सकता है। स्थायी परिवर्तन है, भारी मात्रा में उष्मा, प्रकाश या ध्वनि, जैसे मैंने बताया पटाखों का फूटना तो ध्वनि भी निकल सकती है, ठीक है, किस चीज का जलना तो गैस भी निकल सकती है। ये सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आगे आइए, क्रिस्टलीकरण, ये याद रखना भाई, परिभाषा व सिद्धांत। किसी पदार्थ के गर्म व संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके शुद्ध अथवा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। प्रक्रिया याद रखना, किसी पदार्थ के गर्म व संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। आपसे पूछेगा, पहला स्टेटमेंट है आपके यसद लेपन, दूसरा है क्रिस्टलीकरण, तीसरा है ऊर्ध्वपातन, चौथा कुछ और देगा, आप लोग पढ़ के नहीं जाओगे तो कुछ भी टिक करोगे या फिर अनुत्तरित कर दोगे। याद रखना, ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। परिवर्तन का प्रकार, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखना, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है भैया ना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट बात है भैया ना। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? गर्म व संतृप्त विलयन को ठंडा करके उसका शुद्ध रूप बनाकर बड़े आकार के क्रिस्टल या रवे प्राप्त करते हैं, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता, इसका उपयोग अशुद्ध पदार्थों के शुद्धिकरण में करते हैं। अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण की विधि का उपयोग करते हैं। यह भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, याद रखना। बात करते हैं उदाहरण की। क्रिस्टलीकरण का उदाहरण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? समुद्री जल के बाष्पीकरण द्वारा नमक का निर्माण करना, समुद्री जल का बाष्पीकरण करोगे और तो नमक बनेगा। यह कौन सी प्रक्रिया है? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया है। तो समुद्र के जल से नमक बनाना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। प्रयोगशाला में कॉपर सल्फेट के चमकीले रंग के शुद्ध क्रिस्टल तैयार करना, मिश्री या चीनी के क्रिस्टल बनाना, ये कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक परिवर्तन है। मिश्री या चीनी के क्रिस्टल बनाना क्रिस्टलीकरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में कॉपर सल्फेट के चमकीले रंग के शुद्ध क्रिस्टल तैयार करना, समुद्री जल के जलवाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करना, ये सारे क्रिस्टलीकरण के उदाहरण हैं। ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब है आपका धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक। देख लीजिए, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, ये याद रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा यौगिक। यौगिक का प्रश्न बनता है और अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक है। यहाँ देख दिया है आपको, एनसीईआरटी पर बेस ये क्लास है, कंटेंट ऑफिशियल है, आपके लिए लिया गया है। तो सेशन को अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जो भी वनपाल की तैयारी कर रहा है उन तक आप इस कंटेंट को पहुंचाना। इसकी पीडीएफ जो है आपको नविका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अपने यार दोस्तों तक सेशन को जरूर शेयर करना भाई, ठीक है। इतना शानदार कंटेंट है आपके लिए, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण, भाई आपके तत्व जो है, तत्व क्या होता है? धातु तत्व है, अधातु भी तत्व है, उपधातु भी तत्व है और यौगिक भी तत्व होते हैं, ठीक है। तत्व क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तत्व क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाला एक पदार्थ तत्व कहलाता है। ये धातु भी हो सकता है,
यह अधातु भी हो सकता है और यह उपधातु भी हो सकता है, याद रखना भाई, ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला है धातु, मेटल्स, वे तत्व। अब धातुओं की विशेषता आपको पता होती है, धातु कठोर होती है, चमकदार होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। धातु धनायन बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, कौन, धातु। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, याद रखना भाई। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये धातु के उदाहरण है। फिर बात करें अधातु की, नॉन मेटल्स, ये प्राय भंगुर होते हैं। जैसे लकड़ी क्या है, लकड़ी अधातु है, यदि उस पर हथौड़े से वार करोगे तो एक हथौड़े में फैल जाएगी, ठीक है, तो भंगुर होती है, फैल जाती है। चमकहीन होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। उष्मा या विद्युत की कुचालक होती है। इसमें एक और याद रखना है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं में धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, धनात्मक आयन बनाती है, विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन अधातु चमकहीन होती है, विद्युत की कुचालक होती है, रासायनिक प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, याद रखना। ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर आदि अधातु है। ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर आदि क्या है, अधातु है भाई, ना। उसके बाद में है उपधातु, ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाए, वो क्या है, उपधातु। जैसे उपधातु फिक्स है, उपधातु फिक्स होती है, ठीक है, ये रट लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, तीनों नाम रट लीजिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, तीनों नाम रट लीजिए भाई, ठीक है, तीनों नाम रट लीजिए। सीधा परीक्षा में प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसका उदाहरण है, उपधातु का उदाहरण है। सीधा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु का उदाहरण है। सीधा वन लाइनर में प्रश्न आएगा, याद रखना है आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ठीक है। आगे चलते हैं, आघात वर्धनीय, धातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुणधर्म क्या क्या देखा था, ये कठोर होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है, चमकीले होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आघात वर्धनीयता क्या होती है। धातुओं को हथौड़े से पीट कर उनकी पतली चादरें बना दी जाए, वह आघात वर्धनीयता का गुण होता है। जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। मैं कहूंगा कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। और यदि प्रश्न आता है, ये इस तरह का ही प्रश्न आएगा वन लाइनर में, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसमें सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, आपको पता चल गया। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण कौन में है, सोना और चांदी में। पीट पीट कर लंबी चादर के रूप में आप इनको बना सकते हो, वो क्या है, आघात वर्धनीयता। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। इससे पहले 3 और देखा था, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है, उपधातु। तीनों नाम याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक उपधातु है, तीनों के नाम याद रखने हैं। यहाँ सोना और चांदी का नाम याद रखना है, ये धातु तो है लेकिन सबसे अधिक इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। उसके बाद में है तन्यता, धातु के पतले तार खींचने की क्षमता, धातु के पतले तार खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब इसमें सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, इसमें लिखा हुआ नहीं है क्या, ठीक है, सोने की, ये याद रखना भाई। सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है भाई, ये होती है सोने की। ये याद रखना, ये याद रखना, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा जाएगा, सैकड़ों बार ये परीक्षा में आ चुका है। यदि पूरे इंडिया स्टेट की या फिर भारत की बात करें तो सबसे अधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है, सबसे अधिक तन्यता वाला तत्व कौन सा है, सोना में, सोने में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। मात्र 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। पीट पीट कर लंबा करते जाओ, ठीक है, जितना हो लंबा करते जाओ, वो तन्यता का गुण है। पीट पीट कर चादर बना दी, वो आघात वर्धनीयता का गुण है। सबसे अधिक सोना और चांदी में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। सबसे अधिक तन्यता सोने में पाई जाती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना तन्यता, सोना चांदी आघात वर्धनीयता रटने वाली चीजें हैं। वन लाइनर में सीधा प्रश्न आएगा और आपको नंबर देके जाएगा। अब बात करते हैं चालकता की। धातुएं उष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। चांदी और तांबा विद्युत के सबसे अच्छे चालक है।
जबकि लेड और मरकरी कुचालक माने जाते हैं। याद रखना, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी और तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है आपके? चांदी पहले नंबर पर है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर है तांबा। अब चांदी तो महंगी है, इसलिए हर जगह तांबे का यूज होता है। ठीक है, याद रखना भाई। चालकता, विद्युत आपके जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। सबसे ज्यादा तन्यता किस में पाई जाती है? सोने में। सबसे अधिक आघात वर्धनीय क्या है? सोना और चांदी। याद रखना है। उसके बाद में बात करें ध्वनिकता की। ठीक है, धातुएं जब किसी कठोर सतह से टकराती है, जब धातु को पीटते हैं तो ध्वनि निकलती है। कठोर होती है, तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता होती है, चमकदार होती है, और ध्वनि का गुण भी इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो इनसे आवाज निकलती है। इसका मतलब ध्वनिकता का गुण धातुओं में पाया जाता है। इसलिए स्कूल की घंटी और वाद्य यंत्रों के तार धातुओं से बनते हैं ताकि आवाज निकले, है ना। ये चारों बातें याद रखना धातुओं के भौतिक गुणधर्म में। आगे आ जाइए, अब अधातुओं के गुणधर्म देखते हैं और प्रमुख अपवाद देखते हैं। पहले धातुओं का देखा, अब अधातुओं के गुणधर्म देखते हैं। अधातुएं मुख्य रूप से ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है, या तो गैस अवस्था में होगी या ठोस अवस्था में होगी। धातु निश्चित है, ठोस होती है, धातुएं ठोस होती है, लेकिन जो आपके अधातु है, अधातु कैसे होगी आपके? अधातु या तो ठोस होगी या गैस होगी, दोनों अवस्थाओं में अधातु पाई जाती है। आप ऐसे मत सोचना कि सिर्फ आपके जैसे आप ठोस द्रव गैस करते हो कि ठोस आपके आपके जो धातु हो गई तो अधातु आपके द्रव या गैस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। याद रखना है ठोस और गैस अवस्था में होती है क्या? आपके अधातु है। जैसे कार्बन सल्फर ठोस है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसें है। ये सामान्यतः चमकहीन व भंगुर होते हैं। अधातु चमकहीन होते हैं, चमकता का गुण नहीं पाया जाता, भंगुर होते हैं। ठीक है, और ठोस व गैस के रूप में होते हैं। अब कौन सी धातु, कौन सी अधातु ठोस है? कौन सी अधातु ठोस है? मैंने बोला कौन सी अधातु ठोस है? कार्बन सल्फर, कार्बन और सल्फर। कौन सी अधातु ठोस है? मैं यहां लिख देता हूं आपके एक बार, कौन सी अधातु ठोस है। मैंने बोला कौन सी अधातु ठोस है, बात चल रही है अधातु की। ठीक है, नॉन मेटल। तो ठोस कौन कौन है आपके? कार्बन ठोस है और सल्फर ठोस है तो ये अधातु चमकहीन है, भंगुर है, लेकिन ठोस है। उसके बाद में जैसे नाइट्रोजन और गैस, ये तो सीधा गैस है, आपको नाम से पता चल रहा है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में देखते हैं गलनांक के अपवाद, इसको बाद में देखेंगे। एनसीईआरटी के अति महत्वपूर्ण अपवाद जो परीक्षा उपयोगी है। अपवाद अपन देखते हैं, महत्वपूर्ण अपवाद कौन कौन से है, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं में आएगा। आपके था ठोस, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये अधातुओं के गुणधर्म में, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, चमकहीन होते हैं। ठीक है, विद्युत के कुचालक होते हैं, ये अपन आगे देख चुके हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं द्रव धातु। मरकरी पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। रट लीजिए, सीधी सीधी बातें होती है। आपको पता होता है कि ये आने वाला है, जब आपको पता है कि ये छप सकता है तो उसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि नो मैच फाउंड से बचना है तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। मैंने बोला द्रव धातु, मरकरी धातु है लेकिन द्रव अवस्था में है। ऐसी धातु एकमात्र जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपवाद अपन पढ़ रहे हैं। मैंने बोला धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है, ठोस होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? धातु द्रव है। कौन सी धातु द्रव है? मरकरी या पारा, ये द्रव अवस्था में है, और द्रव अवस्था में है तो ये अपवाद है, क्योंकि भी धातु तो आपके ठोस होती है, तो ये अपवाद है। याद रखना, एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है वो है आपकी मरकरी। उसके बाद में अधातु देखते हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। भाई अपन ने देखा कि अधातु या तो ठोस होगी या गैस होगी, अधातु जो है या तो ठोस होगी या गैस होगी, लेकिन यहाँ पे द्रव का एग्जांपल मिल गया। इसका मतलब ब्रोमीन अपवाद है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहती है, याद रखना। उसके बाद में है चमकदार अधातु। मैंने बोला अधातु चमकहीन होती है, लेकिन यदि कोई अधातु चमकती है वो है आयोडीन। अधातु होते हुए भी चमकती है आयोडीन, याद रखना। विद्युत सुचालक अधातु, मैंने बोला कि अधातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन यदि कोई सुचालक है वो क्या है आपके? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, कार्बन का अपरूप है, लेकिन विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। ये अपवाद है ना, और अपवाद का ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है मुलायम धातु।
धातु इतने ठोस होती है, मुलायम कब से होने लग गई? लेकिन मैंने बोला भाई ये अपवाद है, अपवाद है भैया ना, और अपवाद से ही प्रश्न आएगा। सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब सोडियम और पोटेशियम है तो धातु, लेकिन मुलायम धातु है, ठीक है। क्या क्या अपवाद थे वापस देखिए। द्रव धातु, मैंने बोला कि धातु तो ठोस होती है, धातु कठोर होती है, लेकिन यदि द्रव है वो क्या है? पारा या मरकरी। एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाए वो क्या है? पारा। उसके बाद में बात करें द्रव अधातु, मैंने बोला अधातु तो या तो ठोस होगी या गैस होगी, लेकिन यहाँ पे द्रव अवस्था में है तो अपवाद होगा। अपवाद क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद में है चमकदार अधातु। मैंने बताया अधातु चमकहीन होती है, उनमें चमकता नहीं पाई जाती, अगर पाई जाती है तो वो क्या है? आयोडीन, और वो होती है अपवाद। तो आयोडीन एकमात्र अधातु है जो चमकीली है, अपवाद है। फिर है विद्युत सुचालक अधातु, वापस अधातु की बात आई है, विद्युत सुचालक की बात आई है, जबकि अधातु क्या होती है? विद्युत के सुचालक तो धातु है, अधातु सुचालक नहीं है, अधातु कुचालक होती है। लेकिन अपवाद आया है, और अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। उसके बाद में है मुलायम धातु। मुलायम धातुओं की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काट सकते हैं, ये धातु है लेकिन मुलायम है। उसके बाद में बात करें गलनांक के अपवाद, धातुओं का गलनांक उच्च होता है, धातुओं का गलनांक उच्च होता है क्योंकि ठोस होती है, परंतु गैलियम और सीजियम का गलनांक इतना कम होता है कि इन्हें हथेली पर रखने पर ही पिघलने लगती है। प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है आपके हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? कौन सी धातु हथेली के टेम्परेचर पर पिघल जाए? वो है गैलियम और सीजियम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैलियम और सीजियम हथेली के टेम्परेचर पर पिघल जाए, वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि ये स्लाइड आपका एक प्रश्न देके जाएगी किसी भी एग्जाम में, एलडीसी हो, सीईटी हो, आरपीएससी की बात करें, अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी भर्ती परीक्षा की बात करें, एक प्रश्न पक्का होता है इस स्लाइड से। आगे आइए, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के पहले देखे थे भौतिक गुणधर्म, अब देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। किसके? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या है रासायनिक गुणधर्म? देखिए भाई, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। अभी बताया था जब लोहे पर जंग लग रहा था, तो जंग कब लगेगा? जंग कब लगेगा? जब वायु होगी, ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धातुएं O2 के साथ अभिक्रिया करती है, क्या बनाएगी? धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड। जैसे तावे को यदि हवा में गर्म करे तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में आते आते आगे आता है ऑक्साइडों की रासायनिक प्रकृति। ऑक्साइड वैसे तो ये इधर वाला काम का नहीं है, ठीक है, वनपाल के लिए यहां से काम हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है धातुएं, ठीक है। ऑक्साइडों की रासायनिक प्रकृति ये नहीं आएगा पर पढ़ना है आपको। क्षारीय प्रकृति, ऑक्साइडों की जो रासायनिक गुण होता है, रासायनिक प्रकृति होती है, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि यह जल में घुलकर क्षार बना लेते हैं, क्षार बना लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, बस ये दो बात याद रखना, क्षारीय प्रकृति होती है, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। एक है आपके रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी अब वैसे तो नहीं आता पर क्योंकि धातु अधातु का प्रश्न है, एक बार आपके एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से दिया हुआ है तो आपके कभी कभार पूछ लेते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम, क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन अभिक्रियाओं को समझने के लिए यह श्रेणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विस्थापन अभिक्रियाओं को समझने में सहायता करती है। सक्रियता श्रेणी याद रखना, यह क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब घटता हुआ, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है। किसका? धातुओं की क्रियाशीलता का। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम क्या है? सक्रियता श्रेणी। अब आ जाइए, धातु का नाम जैसे पोटेशियम या सोडियम, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो K, पोटेशियम और सोडियम सर्वोच्च क्रियाशील। अब प्रश्न आएगा वन लाइनर में, जैसे पहले स्लाइड देखी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक उसी तरह ये स्लाइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न आएगा? सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। वायु या नमी से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर इनको रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को किस तेल में डुबोकर रखा जाता है? प्रश्न में आपसे पूछेगा केरोसिन के तेल में, पेट्रोल में, डीजल में, जैतून के तेल में, कुछ भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, याद रखना है केरोसिन के तेल में, ठीक है। सर्वोच्च क्रियाशील धातु है सोडियम और पोटेशियम।
पोटेशियम और सोडियम याद रखना है, और केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। फिर है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, मध्यम उच्च क्रियाशील है, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन याद रखना है, मध्यम क्रियाशील है, केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। कॉपर, मरकरी और सिल्वर कम क्रियाशील है, तनु अम्लों के साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं देते, ये कोई इतना ज्यादा काम का नहीं है। सोना न्यूनतम क्रियाशील, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, संचारण नहीं होता। सोने पर जंग लगता है क्या? नहीं लगता। सोने का संचारण नहीं होता, याद रखना है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, न्यूनतम क्रियाशील होता है। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना, न्यूनतम क्रियाशील, ध्यान रखना, न्यूनतम क्रियाशील मतलब आसानी से क्रिया नहीं करता। होता है ना लोहा, लोहे को आपने वायु में रख दिया, जंग लग जाएगा। सोने को रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि न्यूनतम क्रियाशील है। समझने वाली बात है। आपने देखा लोहा, मैंने बोला यदि आर्द्रता होगी, यदि वायु होगी तो जंग लगेगा। सोने के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सोना बहुत कम क्रियाशील है। ठीक है, संचारण नहीं होता है इसका। आगे आ जाइए। धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण का मतलब होता है कि आप जब आप अयस्क निकालते हैं, उत्खनन करते हैं, आप खदानों से निकालते हैं धातुओं को, तो अयस्क के रूप में होते हैं। जब उनको अलग करते हैं तो निष्कर्षण वो विधि कहलाती है। याद रखना, मुख्यतः दो विधियां होती है। आप पढ़ लीजिए, खनिजों से शुद्ध रूप से धातुओं को व्यावसायिक रूप से प्राप्त करने के लिए धातु कर्म कहते हैं। जो विधि प्रक्रिया की जाती है, जो प्रोसेस होती है, जो खनिज निकालते हो आप, उनसे शुद्ध रूप से धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है, उसे धातु कर्म कहते हैं। सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए मुख्यतः दो विधि अपनाई जाती है। एक है आपके भर्जन, भर्जन मतलब रोस्टिंग, और दूसरी है निस्तापन, निस्तापन और भर्जन। भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की नियमित और प्रचुर उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। आपको प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? आप कह देना भर्जन, खत्म बात। सल्फाइड अयस्कों से धातु का शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? भर्जन या रोस्टिंग विधि का प्रयोग करते हैं। कार्बोनेट अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? निस्तापन, निस्तापन विधि का उपयोग करते हैं कार्बोनेट अयस्क से। याद रखना है, कार्बोनेट अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए निस्तापन, सल्फाइड अयस्क के शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए भर्जन। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये तो नीचे कुछ नहीं है, काम का नहीं है। प्राप्त धातु ऑक्साइड को कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके शुद्ध धातु में अपचयित करते हैं। बस इतना याद रखना है, भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है। उसके बाद में है आपके यौगिक, महत्वपूर्ण रसायनों के यौगिक। आपके सिलेबस में है धातु है, अधातु है, उपधातु भी अपन ने पढ़ लिया, और यौगिक भी याद रखना है। ठीक है, यौगिक याद रखना है। ठीक है, अब यौगिक में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है नमक। यौगिक क्या होता है? यौगिक एक तरह का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आपके नमक की बात करें तो नमक का NaCl रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। नमक, साधारण नमक जो होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्या? आपके साधारण नमक NaCl। व्यावसायिक रूप से इसको समुद्र जल से बाष्पीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं, ये भी अपन ने देखा था, भौतिक परिवर्तन है। भोजन के मुख्य स्वाद के रूप में ये उसका उपयोग है, कोई काम का नहीं है। बस नमक NaCl याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है आपके? HCl प्लस NaOH। HCl सोडियम आपके क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया होती है तो NaCl बनता है। NaCl बनता है, नमक बनता है प्लस H2O बनता है। आपको तो NaCl याद रखना है। उसके बाद में है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा मतलब NaOH। निर्माण कैसे होता है? क्लोरोक्षार प्रक्रिया से सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस क्रिया में एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और क्या बन जाएगा आपके? NaOH या कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, अब इसमें क्या याद करना है? कास्टिक सोडा NaOH इसका रासायनिक नाम है, और क्या याद रखना है? इसका उपयोग, कास्टिक सोडे का उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में,
कागज के निर्माण में और प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं किया जाता। 4 ऑप्शन दे देगा। कागज निर्माण में करते हैं, प्रयोगशाला तो कॉमन रहेगा सब में, सारे युवकों का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाएगा, उसमें आपको लोड नहीं लेना है। तो साबुन निर्माण में करते हैं क्या, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। अपमार्जक निर्माण में करते हैं, कागज निर्माण में भी करते हैं, याद रखना है। उसके बाद में है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र याद रखना, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम याद रखना है CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका आपके रासायनिक नाम है, ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना, पहले भी काफी बार पूछ लिया गया है इसको। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से इसका निर्माण होता है। अब पूछ ले आपसे, शुद्ध बुझे हुए चूने पर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया से निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है, याद रखना ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं वस्त्र व कागज उद्योग में विरंजन के लिए, पीने वाले पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पीने वाले पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। सूत्र क्या है आपके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखना। सोडियम क्लोराइड किसका था, साधारण नमक का NaCl। विरंजक चूर्ण का क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, माफ करना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर याद रखना, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण उपयोग करते हैं, वस्त्र व कागज उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। 4 तो हुए आपके यौगिक, NaCl था और NaCl के बाद में क्या था, कास्टिक सोडा था NaOH। विरंजक चूर्ण है CaOCl2, उसके बाद में बेकिंग सोडा है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम याद रखने हैं, 5-6 नाम तो आपको याद हो सकते हैं महत्वपूर्ण यौगिक है, आपका काम इनसे हो जाना चाहिए, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात करें गुणधर्म की, किसके गुणधर्म, बेकिंग सोडे के गुणधर्म। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है, क्षारीय लवण है। भोजन पकाते समय गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जिससे केक या ब्रेड फूलकर स्पंजी हो जाते हैं। इसका मतलब बेकिंग सोडे का उपयोग खाने में करते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे देखा, केक फूल जाता है, फूल कर बड़ा हो जाता है, किसके लिए, किसके कारण, बेकिंग सोडे के कारण। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना अभी, ठीक है। उपयोग की बात करें, बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में एंटासिड के रूप में करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा अग्निशामक यंत्र में, खाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं। असंक्षारक क्षारीय लवण है। उसके बाद में है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने जिन्होंने भी राजस्थान की पहले और परीक्षा दी है, आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत बार रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया है, CaSO4.1/2H2O, याद रखना है, हाफ H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है आपके, धोने का सोडा है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उधर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4.1/2H2O, CaSO4.1/2H2O या फिर हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वापस आइए धोने के सोडे पर। धोने के सोडे की प्रकृति कैसी होती है, बेकिंग सोडे को गर्म करके प्राप्त करते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट, और इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से यह प्राप्त होता है क्या, धोने का सोडा। यह एक क्षारीय लवण है। धोने का सोडा या धावन सोडा एक क्षारीय लवण है। धावन सोडा क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा
और सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करेंगे तो आपके धोने का सोडा बनेगा। धोने का सोडा मतलब Na2CO3.10H2O। इसका उपयोग करते हैं कांच उद्योग में। धोने का सोडा कांच उद्योग में, साबुन में, कागज उद्योग में, घरों में साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ऐसा कोई आपके जो जल है, पानी है, अस्थायी कठोरता उसमें होती है, परमानेंट हार्डनेस, उसको दूर करने के लिए भी धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्लास्टर ऑफ पेरिस मैं कहूंगा इस स्लाइड में यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण कोई यौगिक है वो है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र जरूर याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4.12H2O। इसका निर्माण कैसे होगा? जिप्सम से। याद रखना भाई, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, टूटी हड्डी होती है, टूट गया, आपके सफेद पट्टा बांध दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है ना, समझ जाना। जिप्सम CaSO4.2H2। अब जिप्सम का भी सूत्र याद रख लीजिए, CaSO4.2H2O। CaSO4.12H2O किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो जिप्सम को 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करे तो यह जल के अणु को त्याग कर POP बनाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है, तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इसकी विशेषता क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस की? सफेद रंग का चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है? अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सफेद पट्टा होता है ना, हड्डी टूट गई, बांध दिया हाथ में डॉक्टर ने, वो ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो अब आपको समझ में आ गई उसकी भौतिक गुण कि भाई सफेद रंग का पाउडर होता है ना, जल में मिलाने पर अत्यधिक कठोर हो जाता है और जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, उपयोग कहाँ करेंगे? टूटी हड्डी को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाते हैं खिलौने, मूर्तियों और छतों की सजावटों में। खिलौनों में, मूर्तियों में, छतों की सजावटों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। CaSO4.10H2O याद रखना है। आगे आइए, प्रकाश के नियम, तीसरा टॉपिक है आज का अपना, प्रकाश के नियम, लॉज ऑफ लाइट्स। प्रकाश के नियम ये तीसरा टॉपिक है, खासकर वनपाल में पक्का प्रश्न आता है। यहाँ से प्रकाश एक प्रश्न आपको जरूर देखे जाता है, लेंस वगैरह से आपके प्रश्न आते हैं, प्रकाश से आपका प्रश्न जरूर आएगा। कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिया अपन ने आज? आज अपन पढ़ चुके हैं धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक प्लस रासायनिक परिवर्तन, ये टॉपिक अपने हो गए, है ना। अब आप सिलेबस में देखोगे यदि वनपाल वाले तो आपको लगेगा 2 ही टॉपिक हुए। तीसरा टॉपिक है आपके प्रकाश के नियम। आ जाइए, इसको भी सल्टा देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी टॉपिक है। प्रश्न आता है प्रकाश, प्रकृति एवं मूल सिद्धांत। अब मैं पानी पियाता हूँ एक बार। ठीक है, आ जाइए भाई। क्या है आपके प्रकाश की प्रकृति एवं मूल सिद्धांत? देखिए, प्रकाश यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है। कोई काम का नहीं है। यहां से आ जाइए, कोर प्रॉपर्टीज, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ऋजु रेखीय संचरण, प्रकाश जो गति करता है ऋजु रेखीय संचरण में गति करता है। क्या है आपके? ऋजु रेखीय संचरण। प्रकाश सामान्यतः एक सरल रेखा में गमन करता है जिससे छाया व उपछाया का निर्माण होता है। सामान्यतः एक सरल रेखा में प्रकाश गमन करता है और जिससे क्या बनती है? छाया बनती है, उपछाया बनती है। क्या बोलते हो आप? ऋजु रेखीय संचरण। याद रखना है, ऋजु रेखीय संचरण। द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। कैसे? प्रकाश तरंग के रूप में होता है, प्रकाश कण मतलब फोटोन, दोनों की भांति व्यवहार करता है। याद रखना भाई, जो लाइट है आपके, प्रकाश जो है आपके वो फोटोन के रूप में होता है।
फोटोन मतलब कण, और आपके वेव मतलब तरंग के रूप में होता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, द्वैत प्रकृति, ठीक है, डुअल नेचर प्रकाश की होती है। विशेषताओं में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, प्रकाश ऋजु रेखीय संचरण करता है, सरल रेखा में गमन करता है, छाया उपछाया का निर्माण करता है। प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति का होता है, द्वैत में तो एक फोटोन है, दूसरा तरंग है। बात करें प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में इसकी गति ब्रह्मांड की चरम सीमा है। भाई प्रकाश की गति कितनी होती है, याद रखना, c बराबर लगभग है आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसकी गति है, आपकी प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखना, परीक्षा में आएगा प्रश्न भाई, परीक्षा में आएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इस बात को भी याद रखना है। आगे जाइए, प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स याद रखना, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अत्यधिक पॉलिश की गई सतह जैसे समतल दर्पण पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे ये कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है, चिकनी सतह है, प्रकाश की लाइट आई, जैसे सन है, सूर्य है, यहाँ पर लाइट गिरी, प्रकाश गिरा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अत्यधिक पॉलिश की गई सतह जैसे समतल दर्पण पर आपतित होती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। टकराई वापस लौट गई, यह क्या है, आपके परावर्तन। जैसे आप करते हो बचपने में, खेल खेले होंगे आप लोगों ने, शीशा हाथ में लिया, लाइट उधर से आ रही है, आपके हाथ में शीशा है और आपने उधर रिफ्लेक्शन किया, दूसरी तरफ होता है ना, शीशा लेके अपने घुमाते लाइट को, वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन है, याद रखना भैया ना। महत्वपूर्ण ज्यामितीय पद, आपतित किरण चमकदार सतह पर आने वाली किरण है, परावर्तित किरण जो टकरा के चली गई किरण है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर दर्पण की सतह के साथ खींची गई 90 डिग्री की रेखा अभिलंब कहलाती है, कोई काम का नहीं है, ये याद रखना। प्रकाश की किरण आती है, समतल दर्पण या सतह पर टकराती है और परावर्तन होता है, क्योंकि वह उसी माध्यम में, मतलब आपके वायु से आई, वायु में वापस चली गई, ठीक है। उसके बाद में कोणीय परिभाषा है, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है, आपके आपतन कोण। ये जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण, ये जो कोण होगा वो क्या है, परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये जो कोण होगा अभिलंब के साथ में वो होगा आपतन कोण। अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण। जब किरण आई, आपतित किरण, जैसे ये सतह है, ये किरण हुई है, आपके गिरी है किरण, लाइट गिरी है, इसके साथ जो आपके कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा वो होगा आपतन कोण। और जब टकराकर वापस चली गई है, रिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो रिफ्लेक्शन के समय बनेगा कॉल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण। ये बातें याद रखनी है दोनों, आपतन कोण और परावर्तन। अब है परावर्तन के नियम। किसी भी प्रकार की परावर्तक सतह, चाहे वह समतल हो या गोलीय दर्पण, परावर्तक सतह मतलब चाहे समतल है या गोलीय दर्पण है, परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियमों पर हमेशा लागू होती है। 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के जो हमेशा लागू होते हैं। कौन कौन से 2 नियम है भैया, आपके परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। एक तो है, प्रथम नियम है आपके कि आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। 2 बातें हैं, ये है आपके आपतन कोण और ये है आपके कोण आर, है ना, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान होता है, यह है प्रकाश का प्रथम नियम, याद रखना है, परीक्षा में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का प्रथम नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है, यह याद रखना भाई, ठीक है। तो उसके बाद भी प्रकाश का द्वितीय नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों ही हमेशा एक ही समतल में स्थित होते हैं। मतलब मैंने बोला कि ये आपतित किरण थी, ये कोई सतह है, ठीक है, यहाँ आपके अभिलंब बना, अभिलंब बना, ये आपतित किरण है, तो ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यहाँ कौन बनेगा, वो होगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण होगा। यहाँ कौन बनेगा, वो होगा अभिलंब कोण, ठीक है। आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तन, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण, ये तीनों ही मान हमेशा एक ही समतल पर स्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक ही समतल पर स्थित होते हैं। तो ये प्रकाश के 2 नियम है, दोनों याद रखना। यदि कोई किरण
दर्पण पर लंबवत 90 डिग्री गिरती है। यदि कोई किरण, ये दर्पण मान लीजिए, अब यहाँ पे 90 डिग्री मतलब ऐसे गिरती है। यदि कोई किरण दर्पण पर 90 डिग्री गिरती है तो उसका आपतन कोण 0 डिग्री होगा। अभी उसका आपतन कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। उसी पथ पर वापस लौट जाती है तो भी 0 डिग्री होगा। यहां से गिरी है, वापस चली गई है। यदि किसी सतह पर, किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण 90 डिग्री में गिरती है, 90 डिग्री से, जैसे ये सतह है 90 डिग्री पर लाइट गिरी, तो इसका आपतन कोण भी 0 होगा, परावर्तन कोण भी 0 होगा। यही कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है? यदि कोई सतह, किसी सतह पर, ये दर्पण है मान लीजिए, दर्पण पर लाइट गिरी है, लाइट यदि 90 डिग्री से गिरी है तो उसका आपतन कोण मतलब I बराबर 0 होगा और परावर्तन कोण मतलब R बराबर भी 0 होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कब 0 होगा? प्रश्न आ सकता है। किस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य होता है? कब? जब आपतित किरण 90 डिग्री पर आपके समकोण पर आपके आपतित होगी। जब आपतित किरण समकोण पर गिरेगी तब जाकर आपका जो आपतन कोण है या परावर्तन कोण है वो आपके शून्य होगा। ठीक है, ये नियम याद रखना। अब आपको इसमें हो सकता है दिखना रहा हो साफ, पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां आपको बड़े अच्छे से दिख जाएगा। अब है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, अब है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम जैसे वायु से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या जल में तिरछी प्रवेश करती है, जैसे वहां आपका क्या था, सारी बातें सतह के ऊपर थी, यों प्रकाश आ रहा था, यों जा रहा था, यों आ रहा था, यों जा रहा था, ये सारी बातें सतह के ऊपर थी। कब? जब बात कर रहे थे अपन परावर्तन की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन मतलब आपके रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन की। तो अपवर्तन में क्या होगा? अपवर्तन में होगा, ये आपके एक सतह है, लाइट आई आपकी, लाइट प्रकाश आया, ये आपके अंदर प्रवेश कर जाता है सघन माध्यम में। ठीक है, ये प्रवेश कर जाता है। तो एक माध्यम से, ये माध्यम ए हो गया, वायु हो गई मान लीजिए, ये माध्यम बी हो गया, यहाँ पे आप मान लीजिए जल है इसमें। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश की किरण प्रवेश कर जाए, वो क्या होता है? प्रकाश का क्या होता है आपके? अपवर्तन। परावर्तन मतलब टकराई, उसी माध्यम में वापस लौट गई। प्रकाश की किरण आई थी, सतह पर टकराई, वापस लौट गई, तो प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण आई लेकिन अलग माध्यम में चली गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई। ये जो माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, ये क्या है? अपवर्तन है। ठीक है, ये अपवर्तन है भाई, है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में, वो भी पारदर्शी माध्यम होगा, जो कांच या जल होगा, उसमें तिरछी प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, बैंड दिखाई देता है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। विचलन के दो नियम। विचलन होता है, यहां से आई आपके सीधी सरल रेखा में, यहां थोड़ा विचलन आया, कब? जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, ये क्या होगा आपके? अपवर्तन। लेकिन जो विचलन आया है, ये विचलन क्यों हुआ, अपन उसके बारे में देखते हैं। विचलन के दो नियम है। पहला नियम है विरल से सघन माध्यम और सघन से विरल माध्यम। विरल से सघन माध्यम, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम मतलब कम अपवर्तनांक से सघन माध्यम मतलब अति अपवर्तनांक में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक गई या विरल से सघन की ओर गई, तो जो आई कोण है मतलब आपतन कोण है, वो परावर्तन कोण से अधिक बनेगा। याद रखना, सघन से विरल की बात करें, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब है कोण आई छोटा होगा कोण आर से, कोण आई छोटा होगा कोण आर से। अब आपतन किरण जो है वो अपवर्तन कोण से छोटा होगा। अब है अपवर्तन का मूल कारण। अपवर्तन होता क्यों है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अब इस स्लाइड को समझते हैं। मैं बात कर रहा था प्रकाश के अपवर्तन की। अपवर्तन था ये अपवर्तन था, मतलब एक माध्यम से प्रकाश की किरण आई दूसरे माध्यम में चली गई, ये अपवर्तन था। अब मैंने बोला चली तो गई, एक माध्यम था वायु, ये वायु है, यहां से प्रकाश की किरण आई, तो यहां वायु में इस माध्यम में प्रकाश की गति अलग है, क्योंकि कम सघन होगा, कम अपवर्तनांक होगा, तो प्रकाश की गति ज्यादा होगी। अब पानी में जाएगी प्रकाश की किरण और धीमी जाएगी। वायु की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और वहां प्रकाश की किरण और धीमी स्पीड में जाएगी। अब धीमी स्पीड में जाएगी तो वहां विचलन दिखाई देगा। विचलन क्यों आ रहा है वो भी अपन ने बात की कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं और सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो आपके विचलन दिखाई पड़ता है। जब विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है,
ये सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है भाई, मैं इसे बना देता हूं। ये आपका सतह था जल, ठीक है, ये आपकी वायु थी, ये है आपका विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, अपवर्तनांक अधिक है तो सघन माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो आपतन कोण है मतलब आई कोण, ये बड़ा हो जाता है आर से। आपतन कोण आर से बड़ा होगा, आपतन कोण आर से बड़ा होगा। पहली बात तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विचलन होगा, और कब क्या होगा आपके उस समय, आई ग्रेटर देन आर। और जब बात करें सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में मतलब ये सघन माध्यम है, और इससे यदि वापस उसमें जाए, जैसे ये आपका जल है ना, वापस से ऐसे विरल माध्यम में आएगी ये, तो भी विचलन होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो आपके जब आई छोटा हो जाएगा, देख लीजिए आई लेस देन आर, मतलब जो आपतन कोण है वो छोटा हो जाएगा परावर्तन कोण अपवर्तन कोण से, ठीक है। ये दो बातें हैं, सघन से विरल माध्यम, विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब की ओर झुक जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में आएगी तो अवलंब से दूर हट जाएगी। दो बातें याद रखना, सरल से विघन, सघन से विरल, और विरल से सघन, दो बातें हैं, सरल से विघन और विरल से सघन। जब सघन से विरल में आती है, सघन से विरल में आती है तो अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। जब विरल से सघन में जाती है, जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब के पास आ जाएगी, अविलंब के पास आ जाएगी। ये दो बातें समझना भाई, ठीक है। और यही बात याद रखनी है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल अलग है तो पानी में प्रकाश की चाल अलग होगी। आगे आइए, अपवर्तन के नियम एवं स्नेल का नियम। अब जब प्रकाश पढ़ रहे हो तो स्नेल का नियम आपको पढ़ना है, स्नेल्स लॉ याद रखना है। अपवर्तन के नियम, परावर्तन की भांति अपवर्तन की प्रक्रिया भी दो नियमों पर आधारित है, दो नियमों द्वारा नियंत्रित है। जैसे प्रकाश के परावर्तन में दो नियम देके, अब है अपवर्तन के नियम, ठीक है। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ का आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या क्या बात हुई, आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, दोनों माध्यमों को अलग करने के लिए पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जैसे ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, और यहीं से आपके अपवर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण है। और दोनों माध्यमों को अलग करने के लिए आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, वो भी यहां से खींचा जाएगा कि भाई कितना अंतर देखा गया, कितना डेविएशन उसमें आया। तीनों एक ही माध्यम में स्थित होते हैं, एक ही माध्यम में स्थित होते हैं तीनों। इसका मतलब ये प्रथम नियम है ना। उसके बाद करते हैं दूसरा नियम, ये होता है स्नेल का नियम। प्रकाश का दूसरा नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, स्नेल का नियम। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब त्रिज्या साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ये याद रखना, स्नेल का नियम याद रखना। स्नेल का नियम याद रखना भाई, ये है आपका स्नेल का नियम। साइन आई मतलब आपतन कोण की ज्या अपॉन साइन आर मतलब परावर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या बराबर n/1, n/1 क्या कांस्टेंट है, ठीक है। स्नेल का नियम है भैया, ये है आपके स्नेल का नियम। स्नेल का नियम याद रखना, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1 क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ये स्नेल का नियम है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की त्रिज्या साइन आर, अपवर्तन कोण की त्रिज्या साइन आर का अनुपात, अनुपात मतलब आप साइन आई ऊपर आ जाएगा, साइन आर नीचे आ जाएगा, तो अनुपात, या फिर इसको आप ऐसे भी लिखते हो साइन आई अनुपात साइन आर, ऐसा भी करते हो ना आप इसको, ठीक है। तो जो अनुपात है सदैव नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये याद रखना भाई। ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन आई वैसे फॉर्मूला आएगा नहीं आपके, यदि आ गया गलती से तो आपको तो याद रखना है, ठीक है। आगे आइए, निर्क्षेप अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऐसे एग्जाम में आएगा नहीं आपके, इतना डीप नहीं जाएगा। प्रकाश का नियम पढ़ लिया, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, उससे आपका काम हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, यह एक मात्रकहीन विमारक रहित संख्या है जो दर्शाती है कि कोई माध्यम प्रकाश की किरण को कितना अधिक मोड़ने में सक्षम है, वह अपवर्तनांक होता है। अब अपवर्तनांक का गणितीय सूत्र क्या है, n बराबर c/v, n बराबर n क्या है अपवर्तनांक, तो n बराबर c/v। अब c क्या है,
सी कहेंगे प्रकाश की चाल को, v क्या है प्रकाश की चाल, किसी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल है v और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है c। वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी थी 3 × 10⁸ लगभग इतनी है मीटर पर सेकंड। यहां याद रखना वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल c है और v क्या है आपके किसी अन्य माध्यम में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे जल में प्रकाश की चाल या अन्य किसी लिक्विड में प्रकाश की चाल, ये क्या होती है v। तो n बराबर c/v, ये किसका सूत्र है अपवर्तनांक का, याद रखना भैया ना। उसके बाद में कांची का सूत्र, ये क्या होता है आपके अपवर्तनांक स्थिर नहीं रहता बल्कि, ये साइंटिस्ट है कांची, इन्होंने कहा अपवर्तनांक स्थिर नहीं रहता बल्कि यह आने वाले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा, ये सूत्र होता है लैम्डा का, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो n बराबर a + v/λ², ये किसका सूत्र है कांची का सूत्र है। यही कारण है कि प्रिज्म में सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म में सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है भाई तरंग दैर्घ्य के कारण, लैम्डा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, कांची का सूत्र याद रखना। वो सारी बातें अलग थी, गणितीय सूत्र और अपवर्तनांक, ये याद रखना है कांची का सूत्र। वैसे आपके परीक्षा में ये आएगा नहीं, ठीक है आगे आ जाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका प्रश्न आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रश्न आता है। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है TIR। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है और आपतन कोण का मान एक विशेष सीमा से अधिक हो जाए, किसका मान आपतन कोण का मान एक विशेष सीमा से अधिक हो जाए, मतलब I का मान एक विशेष सीमा से अधिक हो जाए, तो अपवर्तन नहीं होकर प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब एक कहना ही चाह रहा है कि जब प्रकाश ऐसे आया आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ये विरल था, विरल से सघन में गया, ये सघन माध्यम है, और सघन से वापस विरल माध्यम में जाए, सघन से विरल माध्यम में जाए, तो आपतन कोण का मान एक विशेष सीमा से अधिक हो जाए, आपतन कोण का मान एक विशेष सीमा से अधिक हो जाए, तो अपवर्तन नहीं होकर प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो इधर आपके जो अपवर्तन होना है नहीं होगा और वापस से क्या हो जाएगा, उसका परावर्तन हो जाएगा उसी माध्यम में। मतलब सघन माध्यम से आया विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जा रहा, सीधा वापस उसी माध्यम, मतलब सघन से सघन में ही परावर्तन हो गया, वही होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ गए है ना। इसके लिए दो अनिवार्य शर्तें होती है। पहली शर्त क्या है, प्रकाश किरण अनिवार्य रूप से सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, ठीक है, से अधिक होना चाहिए। जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान मतलब I का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण मतलब C, तो C से अधिक होना चाहिए। ये देख लीजिए आप, I का मान ग्रेटर देन IC मतलब क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण होगा आपतन कोण का, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। इसके उदाहरण जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उदाहरण है वो ये मान लीजिए कि आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि मुझे तो पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या क्या बातें थी मैं वापस समझाता हूं। मैंने बोला कोई लाइट विरल से सघन में गई, ठीक है, यदि विरल माध्यम में आई वापस चली गई उसी में, वो प्रकाश का परावर्तन था। विरल से सघन में चली गई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वो प्रकाश का अपवर्तन था। ठीक है, अब बात कर रहे थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसका मतलब यह है कि सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में आए, जैसे ये जल है, ध्यान से समझना, ये कौन सा माध्यम है सघन, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। यहां कोई लाइट सोर्स है सघन माध्यम में, नीचे क्या है विरल माध्यम। सघन माध्यम से यदि लाइट विरल माध्यम में आएगी, सघन माध्यम से लाइट विरल माध्यम में आती है, तो उस समय जो आपके लाइट आ रही, जो परावर्तित किरणें हैं, जो विरल माध्यम में न जाए वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए। जो आपतित किरण है, आपतित किरण वापस से सघन माध्यम में ही चली जाए, ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब विरल माध्यम में आ ही नहीं, सघन से आई वापस सघन में चली गई। समझ गए। कब होगा ये, जब इस आपतन कोण का मान मतलब I का मान अधिक होगा IC से। IC मतलब क्रांतिक कोण से अधिक कोण होगा। दूसरी बात क्या,
प्रकाश किरण अनिवार्य रूप से सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए और तब ये घटना घटे, तब जाके होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप समझ जाना चाहिए। और अभी भी नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, उदाहरण पढ़ लीजिए बस कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, रेगिस्तान में मरीचिका मिराज, जैसे गर्मी का मौसम है, आप लोग बाहर ट्रेवल करते हैं तो दूर सड़क पे देखते हो कि पानी भरा हुआ है, पास जाके देखते हो तो पानी नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा मरीचिका मिराज, है ना। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में पड़ी दरारों का अत्यधिक चमकना, कांच में दरारें पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा चमक मारती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। दूर संचार क्षेत्र में उपयोग होने वाला ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का प्रश्न आरपीएससी ने आरएस जैसे बड़े एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है टीआईआर पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कांच में पड़ी दरारों का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचिका मिराज का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखनी है। आगे आइए, सेकंड एक दो स्लाइड और बच रही है आपके, है ना। गोलीय लेंस के नियम व सूत्र, लेंस के फॉर्मूला, लेंस के नियम का भी प्रश्न आपके आता है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी साइन कन्वर्जन के अनुसार लेंस द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित समीकरणों का उपयोग किया जाता है। मतलब गोलीय लेंस के नियम और सूत्र, इसका भी आपके प्रश्न आता है। जैसे लेंस का सूत्र, फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v के बीच संबंध होता है, ये देख लीजिए, I/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, सीधा परीक्षा में आएगा। लेंस का सूत्र क्या है, 1/f, यहां लिख देता हूं, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये किसका सूत्र है, किसका सूत्र है ये है लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये किसका सूत्र है, लेंस का सूत्र है। f क्या है, फोकस दूरी, f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। किसका सूत्र है, लेंस का सूत्र है भाई, ठीक है। तो लेंस का सूत्र ये याद रखना है, बाकी सारी चीजें भूल जाइए। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या है, m बराबर h-h, ठीक है, बराबर b/u। ये किसका सूत्र है, मैग्निफिकेशन का सूत्र है या रेखीय आवर्धन का सूत्र है। अब इसमें h क्या है, h' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब ये वस्तु की ऊंचाई क्या है, h है वस्तु की ऊंचाई, h' है आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, b आपका हो ही जाएगा, b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और m क्या है, रेखीय आवर्धन या मैग्निफिकेशन। ये दोनों सूत्र याद रखना। गोलीय लेंस के नियम व सूत्र, यदि गोलीय लेंस की बात करें तो लेंस का सूत्र याद रखना है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। मतलब 1/1 बटा क्या है आपके फोकस दूरी बराबर 1/b, b मतलब प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/u मतलब वस्तु की दूरी। रेखीय आवर्धन m बराबर h' प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है, बिंब की ऊंचाई, तथा b/u बराबर b/u। ये याद रखना है। आगे आ जाइए, लेंसों की प्रकृति एवं तुलनात्मक विश्लेषण, लेंसों की प्रकृति एवं तुलनात्मक विश्लेषण, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है भैया ना। तुलना का मानक उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसका प्रश्न आपके बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा, ठीक है, यहां से अच्छा प्रश्न आएगा आपके, और हो सकता है कि प्रकाश में से प्रश्न यहीं से आ जाए। प्रकाशीय प्रकृति, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो लेंसों की बात कर रहे हैं, दो ही लेंस आपकी परीक्षा में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। प्रकाशीय प्रकृति, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अतः इसे अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी डाइवर्जिंग। अवतल लेंस अपसारी है, उत्तल लेंस अभिसारी है। उत्तल अभी, अवतल अपसारी, अपसारी, ठीक है। उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। उत्तल लेंस एकत्रित करता है तो अभिसारी, ठीक है। अवतल लेंस फैला देता है, प्रकाश की किरणों को फैला दे, वो है अवतल लेंस, इसलिए अपसारी, डाइवर्ज करता है, ठीक है। अब है चिन्ह परिपाटी की बात करें, f फोकस,
इसकी मुख्य फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक। उत्तल लेंस अभिसारी होता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और दृष्टि दोष का निवारण की बात करें तो मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु आपके उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब हाइपरमेट्रोपिया के इलाज में दूरदृष्टि दोष का इलाज करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया वनपाल वालों के लिए या तो ये छप गया होगा या छप जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष है तो किस लेंस का उपयोग करेंगे? यदि दूरदृष्टि दोष है तो किस लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। प्रकाश की किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, अपसारी। मुख्य फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक, मुख्य फोकस दूरी सदैव नेगेटिव होती है। इसका उपयोग मानव नेत्र की निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, तो मायोपिया के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मायोपिया के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मायोपिया के निवारण में अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये सारी बातें समझना। आगे आ जाइए, ठीक है। अंतिम स्लाइड आपकी, फर्मेट का सिद्धांत का मूल कथन क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश की किरण हमेशा उस मार्ग का चयन करती है जिसमें गमन करने वाला समय न्यूनतम, अधिकतम या अपरिवर्तनीय या चरम पर होता है। यह होता है आपके फर्मेट का सिद्धांत। फर्मेट का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत कोई काम का नहीं है। क्यों पढ़ना है? इसका महत्व पढ़ना है। इस एकल सिद्धांत की सहायता से परावर्तन के नियमों को गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है ना। इसके द्वारा स्नेल के अपवर्तन नियम, साइन आई साइन आर बराबर कांस्टेंट की पूर्ण वैज्ञानिक उत्पत्ति होती है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा स्नेल का नियम क्या था? स्नेल का नियम क्या था आपके? साइन आई क्या है आपके? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या है आपके? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n21 बराबर कांस्टेंट या फिर नियतांक, ठीक है। कांस्टेंट होता है नियतांक। तो ये है आपके स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम की पूर्ण वैज्ञानिक उत्पत्ति कौन करता है? फर्मेट का सिद्धांत। फर्मेट का सिद्धांत स्नेल के नियम की पूर्ण वैज्ञानिक उत्पत्ति करता है और इसीलिए अपन को ही पढ़ना है फर्मेट का सिद्धांत। बस ये आपके हो गए आपके 3 टॉपिक। 3 टॉपिक आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक पढ़े आज अपन ने? भौतिक परिवर्तन आपका हो गया, पहला था भौतिक परिवर्तन, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में था आपका धातु, अधातु और यौगिक, महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है। उसके बाद में है प्रकाश। प्रकाश में आपके क्या है? प्रकाश के नियम, चाहे अपवर्तन हो, परावर्तन हो, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो या कुछ नियम हो, सूत्र हो, ठीक है। तो वो है प्रकाश के नियम। 3 टॉपिक अपन ने पढ़ लिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नविका अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अभी डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और बच्चे कुछ टॉपिक भी जल्द शुरू करेंगे, 3 या 4 क्लासेज में। कल क्लास डाल देंगे, परसों क्लास हो जाएगी, तो 2-3 दिन में अपनी टॉपिक, ये पूरा सब्जेक्ट जो 20 अंक का दिया गया है आपके सिलेबस में, दैनिक विज्ञान 20 अंक का है और आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो यदि आप में से कोई भी पूरी क्लास लेगा, पूरी क्लास जिसने भी ली होगी, उसे आत्मसंतुष्टि, दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस, उसे यह आत्मसंतुष्टि हो गई होगी कि यहाँ से प्रश्न आएगा और यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। पीएचडी नहीं करनी है, प्रश्न हल करना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हो गए, बाकी भी पढ़ेंगे अपन। तो सेशन को अपने यार दोस्त जो भी तैयारी कर रहा है वनपाल की, राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की, तो वहां तक शेयर करना, क्योंकि अपन करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।